Good morning, all of a student of MIT Beta. I teach you chemistry subjects, and the topic is effective atomic number in complex, जिसे हम लोग EAN वैल्यू भी कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द सिडविक ने इसको दिया था. द रिजल्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द मेटल एटम in metal atom or ion after gaining electron from the donor atom of the ligand is called effective atomic number. किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम पर लिगैंड के द्वारा प्राप्त किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और मेटल आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योगफल को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं. द EN जनरली coincide with the atomic number of the next inerted gases except in a few cases. कहता है कि कुछ केसों को छोड़ करके EN वैल्यू जो होता है किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का, वो उसके नेक्स्ट इनर्ट गैसेज के समान होता है. नेक्स्ट गैस इनर्ट गैसेज के एटॉमिक नंबर के समान होता है. EN इक्वल टू होता है Z माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इन द फॉर्मेशन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन फ्रॉम द डोनर एटम ऑफ द लिगैंड. मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम के एटॉमिक नंबर में से आयन बनाते समय इलेक्ट्रॉन जो लॉस करता है उसको घटा करके और लिगैंड के डोनर एटम के द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनों को जोड़ करके इसका मान निकाला जाता है. जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल में डाला है. तो कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयंस एटॉमिक नंबर्स CN वैल्यू कोऑर्डिनेशन नंबर EN वैल्यू. तो आपको एग्जामिनेशन में जनरली EN वैल्यू निकालने के लिए आता है. जैसे हमने लिया CO इंटू NH3 के होल 6 इंटू Cl3. इसमें सेंट्रल मेटल एटम CO का कोऑर्डिनेशन नंबर +3 होता है. कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, कोऑर्डिनेशन नंबर 6. क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम जितने भी लिगैंड की संख्या से जुड़ा होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है. तो EN वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 27 में से 27 में से 3 घटा करके लिगैंड द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन, चूंकि पर लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. तो वहां पर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 इंटू 2 हो जाएगा. तो इक्वल टू आ जाएगा 36, जो कि क्रिप्टन के जैसा होता है. उसी तरह आते हैं K4 इंटू Fe इंटू CN के होल 6 में ऑक्सीडेशन नंबर Fe का होता है 2, Fe का एटॉमिक नंबर 26, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, चूंकि 6 साइनाइड ग्रुप से घिरा हुआ है लिगैंड से. तो 26 माइनस 2 प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू 36. उसी तरह Ni इंटू CO के होल 4 में Ni का ऑक्सीडेशन नंबर 0, Ni का एटॉमिक नंबर 26, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, चूंकि ये 4 कार्बोनाइल ग्रुप से घिरा हुआ है. तो 28 माइनस 2 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 36. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अधिकांश केसों में 36 आ रहा है, जो कि एक इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर होता है. अब आते हैं K2 इंटू PT इंटू Cl के Cl6. इसमें प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, चूंकि प्लेटिनम एटम 6 क्लोराइड एटम से घिरा हुआ है. तो यहाँ पर कहता है कि 78 में से 4 घटा देंगे प्लस लिगैंड 6 गो है क्लोराइड आयन. तो वहां पर 6 इंटू 2 टोटल कैलकुलेशन करते हैं 86. तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स में आप लोगों का EN वैल्यू निकालने के लिए आता है. अब आते हैं पेज नंबर 2, जिसमें हमने बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है. तो द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट a central atom or ion hold as a nearest neighbors in a complex as in a crystal is known as coordination number. किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम से घिरे हुए एटम, आयन या मॉलिक्यूल की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, जिसका मान 2 से 9 तक होता है, देखा गया है. जैसे हमने कुछ कॉम्प्लेक्स लिया Ag इंटू NH3 के होल ट्वाइस पर पावर +1,
1+। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 यहां पर कहता है कि 2 लिगेंड से घिरा हुआ है। उसी तरह Cu इंटू Na3 के 4 पर पावर प्लस यहां पर कॉपर आयन 2 अमोनियम मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, सॉरी 4 अमोनियम मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहाँ Cr इंटू H2O के होल 6, तो यहाँ क्रोमियम 6 H2O मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ Zn इंटू Cn के होल 6 पर पावर माइनस, तो यहाँ पर Zn कहता है कितने से 4 से, सॉरी यहाँ 4 होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जितना भी सेंट्रल एटम से लिगेंड जुड़े रहते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर माना जाता है। अब आते हैं पेज नंबर 3, पोलराइजेबिलिटी। तो कहता है कि द पोलराइजेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ द एल्स बाय विच एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेट डिस्टॉर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है कि एक प्रकार का माप है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी आयन या एटम पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डिस्टॉर्टन होता है, मतलब उसमें विकृतियां उत्पन्न होती है, उसे हम लोग पोलराइजेबिलिटी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड वुड रिमेन विथ एन एटम और मॉलिक्यूल और आयन, इट इज ओनली डिस्टॉर्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कहता है कि ये एटम, मॉलिक्यूल या आयन में भी हो सकते हैं, और कब होते हैं कि जब ये इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने ओरिजिनल पोजीशन से विस्थापित हो जाते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रोड और नियर बाय कैटायन और एनायन। कहता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब उत्पन्न होते हैं, किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा हो सकते हैं या उसके नजदीक कैटायन या एनायन उत्पन्न होने के कारण ये डिस्टॉर्शन होता है। एनी स्पेसीज जो कि एटम, आयन और मॉलिक्यूल होते हैं इज सेड टू बी पोलराइज इफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैन बी इजीली डिस्टॉर्टेड। यदि कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल, एटम या आयन में पोलराइजेशन कब होता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से डिस्टॉर्टेड होते हैं। तो पोलराइजेबिलिटी इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू P by E, where E is equal to strength of the electric field, P is equal to induced dipole moment, alpha is equal to polarizability constant with the unit of cm square per volt। कहता है कि the polarizability is related with the interaction between the electrons and nucleus। ये क्यों, इस किससे संबंधित है पोलराइजेबिलिटी? तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होने के कारण ही ये उत्पन्न होते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल कंट्रोल ओवर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके पूरे संपूर्ण चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टाइटली इन दीज स्मॉलर एटम। दीज एटम आर टिपिकली नॉट इजिली पोलराइज बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है कि जिनमें जो स्मॉलर एटम होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन प्रबलता से बंधे होते हैं और वो आसानी से बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा पोलराइज नहीं होते हैं। अब आते हैं पेज नंबर 4। लार्ज एटम विथ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, बड़े एटम जिसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन होते हैं, सच एज निगेटिव आयन, जैसा कि निगेटिव आयन में विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर इजिली पोलराइज। निगेटिव आयन में अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो आसानी से पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइजेबिलिटी अलोंग द बॉन्ड ज्वाइनिंग ए सब्स्टिट्यूटेंट टू द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज कंसिडरेड टू रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लुएंस केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द सम रिएक्शन। कहता है कि यह बॉन्ड को भी प्रभावित करता है और बॉन्ड उत्पन्न होने के कारण ये रासायनिक अभिक्रियाओं को भी प्रभावित करता है। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस पोलराइजेबिलिटी।
The greater the number of lesser control by the nuclear charge on charge distribution and thus increase polarizability of the atom। कहता है कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को बहुत कम कंट्रोल कर पाते हैं और साथ ही इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी सही तरीके से नहीं होता है, जिसके चलते पोलराइजेबिलिटी एटम का बढ़ जाता है। ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज द लेस कंट्रोल बाय द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द चार्ज डिस्टेंस। कहता है ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज, यदि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर चार्ज से दूरी ज्यादा हो वहां पर द लेस कंट्रोल बाय द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द चार्ज डिस्टेंस। कहता है कि चार्ज डिस्टेंस अधिक होने के कारण वहां पर न्यूक्लियर चार्ज का कंट्रोल नहीं हो पाता है। एंड दस द इंक्रीज पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एटम, और इस प्रकार पोलराइजेबिलिटी को कंट्रोल कर लिया जाता है और कंट्रोल करके उसको आगे बढ़ा दिया, अर्थात इंक्रीज कर जाता है पोलराइजेबिलिटी। थर्ड पॉइंट कहता है मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन विद द रिस्पेक्ट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन अफेक्ट पोलराइजेबिलिटी सच लाइक स्पेसीज आर ओरिएंटेड इंडिपेंडेंट। मॉलिक्यूलर और ओरिएंटेशन भी जो होते हैं वो भी पोलराइजेबिलिटी को प्रभावित करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। बट द मॉलिक्यूल्स दैट आर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल्स आर ओरिएंटेड, लेकिन वैसे मॉलिक्यूल जो टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल्स होते हैं, ओरिएंटेशन होते हैं, उनमें ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल होते हैं और यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी जो होता है प्रभावित नहीं होता है। कहता है कि the S of distribution of electrons is defined as polarity of the atom or molecule। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ गुड लक। थैंक यू।